अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम 31 टू 40 एमसीक्यूज करेंगे एंड ये हमारी लास्ट पार्ट है। एसएस मैथ का जो पेपर हमने स्टार्ट किया था, इसकी लास्ट पार्ट है। थर्टी वन क्वेश्चन में हमारे पास है अ कंपाउंड प्रीपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू। प्रीपोजिशन हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी हमारे पास, या तो फॉल्स होगी। ऑलवेज ट्रू वैल्यू आता है तो टोटोलॉजी का आ जाता है। सेम अगर हमारे पास फॉल्स वैल्यू आता है तो उसका भी एक नाम है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कंट्राडिक्शन दिया गया है सी में, तो अगर हमारे पास फॉल्स वैल्यू होगी तो उसको कंट्राडिक्शन कहा जाता है। अब इसका एक और नाम भी होता है, कॉन्टिंजेंसी। तो ये हमारे पास वो कंपाउंड प्रीपोजिशन होती है जो ऑलवेज फॉल्स होती हैं। अगर ऑलवेज फॉल्स होंगी तो उसको जो है कंट्राडिक्शन कहा जाता है या कॉन्टिंजेंसी कहा जाता है। तो ये प्रीपोजिशन का कंसेप्ट था। इस एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 32 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 32 में हमारे पास है लेट एस बी ए सेट इन ऑर्डर ऑन एस इज अ रिलेशन डिनोटेड बाय। अब हमारे पास एस एक सेट है, आर्डर हम डिफाइन करें इस सेट पे, तो उसके मतलब रिलेशन को जो है हम किस तरह से डिनोट करेंगे। किसी भी सेट के आर्डर रिलेशन को जो है हम इस सिंबल से जो है डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एज यू इज दिस एंड वी इज दिस देन फाइंड। यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, जैसे कि हमें यहाँ पर u गिवन है, v गिवन है। हमें यह वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है। मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये हम नॉर्म -2u प्लस 2v हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं -2u को कैलकुलेट करूँगी, फिर 2v को कैलकुलेट करूँगी, फिर इन दोनों का जो है सम करूँगी, फिर फाइनली मैं इन पे नॉर्म अप्लाई करूँगी। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन चारों में से ही कोई आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर -2u कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, जैसे कि -2 और u वेक्टर मुझे गिवन है 2 -2 3, तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2u इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 2v कैलकुलेट करेंगे, 2 एंड v की जगह पे हम v वेक्टर को रखेंगे, तो v की वैल्यू हमारे पास है 1 -3 4, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 2 -6 एंड 8, तो ये हमारे पास आ गया। 2u जो है ये इस वेक्टर के इक्वल है, 2v जो है इस वेक्टर के इक्वल है। तो अब इन दोनों का सम करेंगे। अब दो वेक्टर्स को सम करना तो बहुत ईजी होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर रखेंगे -2u की जगह पे हम ये वेक्टर रखेंगे, सम करेंगे 2v, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। लास्ट को इसके लास्ट के साथ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फाइनली लास्ट स्टेप हमारा, तो लास्ट स्टेप में क्या है, नॉर्म कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इनका जो है मुझे नॉर्म कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने ये यहाँ पर जैसे देखें हमें इसका जो है नॉर्म कैलकुलेट करना है। तो हम ये तो कैलकुलेट कर चुके हैं, जो वेक्टर हमारे पास -2 एंड 2 ये वेक्टर आया। तो अब हम इस वेक्टर का जो है नॉर्म कैलकुलेट करेंगे। अब किसी भी, जैसे कि अगर डायरेक्ट यही हमें जो है वेक्टर दिया जाए तो हम डायरेक्ट भी इसका जो है नॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अगर हम नॉर्म को डिफाइन करें तो नॉर्म में बाय डेफिनेशन ये होता है कि स्क्वायर रूट। अब इसमें हमारे पास जैसे कि ये वेक्टर दिए गए हैं, इनके हर कंपोनेंट का जो है स्क्वायर करते हैं, -2 स्क्वायर प्लस
-2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ हमारे पास इस तरह आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस ये भी 4 आ जाएगा, प्लस ये भी 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। इस एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 34 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज़। अगर हमारे पास सिस्टम जो है कंसिस्टेंट सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, तो उसमें नो सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, मिनिमम 2 सॉल्यूशंस, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया को थोड़ा डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड सेकंड वन इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट होगा तो 2 हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी। एक तो ये होगा, अगर हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट है तो या तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या तो सिर्फ उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या उसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे। सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम है तो अब जैसे कि कंसिस्टेंट सिस्टम में हमारे पास फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिट होगा। तो हमें ये बताना है कि नो सॉल्यूशन का तो ऑप्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि नो सॉल्यूशन होगा नहीं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें, एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन, तो 1 सॉल्यूशन तो हो सकता है, क्योंकि जब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कम से कम एक सॉल्यूशन तो उसमें होगा ही होगा। तो ये हमारा जो है इस एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन होगा। 35 क्वेश्चन में फ्रॉम द डेटा, ये हमें कुछ डेटा दी गई है। सबसे पहले तो इनको जो असेंडिंग ऑर्डर वाइज लिखना है। पहले हम 2 वाली वैल्यूज को रखेंगे, जैसे यहाँ पर 2.5 है, 2.8 है, देन 2.8 2 टाइम्स है, 2.9 भी है, ठीक है। ये 4 वैल्यूज ही हैं 9 इसमें। 0.5 से हम स्टार्ट करेंगे, 2.5 सेकंड वैल्यू हमारे पास 2.8, 2 टाइम्स से 2.8 लिखेंगे, 2.9। अब इसके बाद हम देखेंगे 3.4 है, 3.6 है, 3.3, 3.7, 3। तो अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 वैल्यू से 3.0 रखेंगे पहले, फिर 3.3, 3.4, 3.6 एंड 3.7। तो इन सारी वैल्यूज़ को रखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास 4 की टर्न आएंगे, 4 वैल्यूज़ 4 में रखेंगे। अब 4 में देखें, अगर 4.0 है, इसके बाद 4.8 है 2 टाइम्स, 4.4 है, तो आई थिंक यही है। तो 4 की टर्म्स पहले लिखते हैं। 5 की वैल्यूज़ हमारे पास 5.6 एंड 5.2 है, तो पहले हम 5.2 रखेंगे। तो ये हमारे पास 5.2 एंड 5.6। तो ये हमारे पास जो है टोटल डेटा हो। यहाँ पर हमने एक नंबर मिस कर दिया है, 4.8 हमारे पास 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी 4.8 है, यहाँ पर भी 4.8 है, 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 15 नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे 7 नंबर हो गए। तो ये भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बस मिड पॉइंट को कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है 3.6। तो इस एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 3.6। क्वेश्चन नंबर 36 में है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस आर टॉस्ड विल बी। अब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 7 और 11 की। जब हम डाइस, पेयर ऑफ डाइस जो हैं टॉस करें, अगर मेरे पास 1 डाई होगा तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं वो जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 1 डाई में हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हमारे पास पेयर ऑफ डाई होंगे, जिसको डाइस कहेंगे, तो ये हमारे पास इसके भी पेयर ऑफ, जब पेयर होंगे, जैसे कि हमारे पास 1 डाई है
तो उसकी पॉसिबिलिटीज हमारे पास 6 हैं। जैसे हमारे पास 2 डाई होंगे तो उनकी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी 6, ये हमारे पास 1 डाई की होंगी, 6 दूसरी डाई सेकंड की होंगी, तो ये टोटल हमारे पास 36 हमारे पास जो है पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी आउटकम्स की। मतलब टोटल सैम्पल स्पेस उसमें हमारे पास 36 बनेंगे। जैसे ये टोटल हमारे पास आउटकम्स बनेंगे पेयर ऑफ डाइस में। अब हमारे पास 36 पेयर ऑफ डाइस में कौन से जो है हमारे पास जो है आउटकम्स होंगे। अब हमें अगर वो आउटकम्स पता होंगे 36, तो उनमें से हमें जस्ट ये देखना है कि सम जो हमारे पास जो टोटल सम आ रहा है, मतलब जैसे 7 और 11, और उनकी फिर हम जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अब सबसे पहले तो हम अगर हमारे पास पेयर ऑफ डाइस होगा तो 36 जो है आउटकम्स को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अभी हम ये लिखेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास 1 डाई है तो उसमें हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 4, 5, 6। इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। वन 1 एंड यहाँ पर होगा 1 2, होगा 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 एंड यहाँ पर हमारे पास होगा 2 1। इसी तरह हम सारी जो है आउटकम्स को लिख लेंगे, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। सिमिलरली 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। सिमिलरली विथ 4 ये हमारे पास होगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। सिमिलरली 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड लास्ट वन इज 6 6। ये आउटकम्स हो गए। अब इनमें से हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी हमें जो यहाँ पर ये इवेंट दिया गया है ना, हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताएंगे 7 और 11। अब इसमें से 7 और 11 हमें जो सम है 7 और 11, जैसे कि अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इनका 4 आ जाएगा, 5 सम आ जाएगा, 6 आएगा, और 1 एंड 6 को जब सम करेंगे यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 आ रहा है। इस रो में हम देखेंगे 7 कहाँ पर आ रहा है, 2 एंड 5 जो है 7 आ रहा है, 3 एंड 4 जो है 7 आ रहा है। और इसी तरह हम इस रो में भी देखेंगे कि जैसे 4 एंड 3 जो है 7 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह इस रो में हम इस 5 वाले रो में हम देखेंगे 5 2 भी हमें 7 दे रहा है। और यहाँ पर एक और ये भी होगा, क्योंकि 5 एंड 6 जो 11 दे रहा है, तो 7 और 11 दोनों हमें सिलेक्ट करने। यहाँ पर हम देखेंगे 6 1 जो है ये भी हमें 7 दे रहा है, सम 7 दे रहा है। और सिमिलरली हमारे पास 6 5 जो है ये हमें सम 11 दे रहा है। हमें सिर्फ यही देखने थे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 7 और 11 की। तो अब हम प्रोबेबिलिटी को अगर देखें किसी भी इवेंट की, जो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह होती है कि नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है, तो वो तो टोटल हमारे पास जो आउटकम्स थी, जैसे पेयर ऑफ डाइस है तो हमारे पास आउटकम्स 36 थे, मतलब टोटल आउटकम्स हमारे पास ये होंगे। ठीक है, टोटल आउटकम्स हमारे पास, मतलब हमारे पास जो सैम्पल स्पेस के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास ये होंगे 36 हो गए। बाकी इवेंट के हमने इसमें से कैलकुलेट किए हैं। इवेंट के हमारे पास कितने पॉइंट होंगे, इनको काउंट करेंगे। जैसे कि 3 एंड 3 6 हो गया, 6 एंड 7 8। यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 11।
तो इसमें हमारे पास इवेंट में कितने नंबर हैं, 8 हैं, सैम्पल स्पेस में 36 हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/9। तो ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन होगा 2/9। इस क्वेश्चन में हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें एक्यूट एंगल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होता है, जैसे हम किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे कि डॉट Z1 डॉट Z2, तो वो कुछ हमारे पास मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस थीटा, तो वो कुछ हमारे पास इस तरह आएगा कि वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी Z1 इंटू Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। और यहाँ से अगर हम कॉस को जो है साइड शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास कॉस इनवर्स Z1 डॉट Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। तो हमारे पास थीटा जो है ये वैल्यू आ जाएगी थीटा की, हमें ये वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम इसमें देखें, इसमें जो चीज़ें हमें गिवन है उनको लेकर हम जो है सबसे पहले तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें जो Z1 गिवन है हमारे पास है 3 - 4 आयोटा, Z2 हमारे पास गिवन है -4 + 3 आयोटा। अब इन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारे पास -12 एंड डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास आई डॉट आई जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये वैल्यू हमारे पास -24 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से अगर मैं सेकंड पॉइंट ये कैलकुलेट करूं कि मॉड ऑफ Z1, मॉड हमारे पास जो है कुछ इस तरह होता है कि 3 को स्क्वायर करेंगे प्लस -4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह आ जाएगा 9 + 16, तो ये 5 आ जाएगा मेरे। अब इसी तरह से अगर मैं मॉड Z2 को अगर कैलकुलेट करूं तो वो मेरे पास -4 स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 16 + 9, तो ये भी मेरे पास √25 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है ये मैं इस फार्मूला में जो है पुट करूँगी। यहाँ से जो वैल्यूज़ मुझे मिली हैं, जैसे कि अब यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट चाहिए था ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया, मॉड Z1 चाहिए था ये मॉड Z1 की वैल्यू है, मॉड Z2 की वैल्यू है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम फार्मूला में पुट करेंगे। तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह आ जाएगी, जैसे कि कॉस इनवर्स मॉड डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है -24 अपॉन ये हमारे पास 5 × 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कुछ थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से जैसे कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास -24 अपॉन यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब ये थीटा की वैल्यू जो है, जैसे कि अगर हमें जो क्वेश्चन गिवन है अगर हम उनको देखें तो ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जो कि MCQs के हिसाब से तो वैसे नहीं देना चाहिए था, मतलब टेस्ट में अगर दिया गया है तो फिर कैलकुलेटर अलो होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है ये हमने थ्रू कैलकुलेटर पे हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और देन जब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे इसका आंसर, जैसे कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा तो जो इसका आंसर हमारे पास आएगा अब उसको जो है कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री और मिनट्स में। जब डिग्री और मिनट्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आंसर आएगा 16 डिग्री 16 मिनट्स, तो ये हमारे पास इस तरह कैलकुलेट करने के बाद आएगा। इसका जो आंसर होगा 60 डिग्री 60 मिनट्स के ही इक्वल आ जाएगा। 38 हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें जो है एरिया कैलकुलेट करना है। इसी ग्राफ का जो है हमें एरिया कैलकुलेट करना है और हमें लोअर सम यूज़ करना है। लोअर सम में हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं, सब इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास रेक्टेंगल्स बनते हैं। तो वो रेक्टेंगल्स हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो 2 रेक्टेंगल्स आपने बनाने हैं। फंक्शन हमें ये दिया गया है एक्सिस का है और इंटरवल भी हमें गिवन है जो कि 0 से 1 तक है। अब हमें
यहाँ पर लोअर सम को यूज़ करके हमें अप्रोक्सीमेट एरिया कैलकुलेट करना, 0 से 1 तक जैसे ये ग्राफ बनेगा इस तरह, तो उसमें हमें जो है एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें, रहमान सम ये हमारे पास एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम कर्व की जो है अप्रोक्सीमेट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें रहमान सम में हमारे पास दो स्पेसिफिक वेज होंगे, लेफ्ट रहमान सम एंड राइट रहमान सम। अब इनको जो है लेफ्ट इंटीग्रल सम भी कहा जाता है और इनको राइट इंटीग्रल सम भी कहा जाता है। राइट रहमान सम होता है, इसको अपर सम भी कहा जाता है, और जो लेफ्ट रहमान सम होता है इनको लोअर सम भी कहा जाता है। हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन होता है, अगर हम उसको देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का फंक्शन कुछ इस तरह बनता है ना, तो ये एक्स स्क्वायर कुछ फंक्शन इस तरह होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो डोमेन है तो ये हमारे पास रियल नंबर होगी, ठीक है। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ है, यहाँ पर हमें इस फंक्शन में 0 से 1 तक ड्रा करना है ना, इंटरवल हमें गिवन है। यहाँ पर हम ग्राफ इस तरह का लेंगे क्योंकि हमें 0 से 1 तक हमें जो है गिवन है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह का जो है इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, हमारे पास y = x² होगा। अब इसका हमें जो है एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसके एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सब इंटरवल्स बनाने होंगे। हमें एश कैलकुलेट करना पड़ेगा। एश हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें b - a/2 होगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होता है, n होता है। तो यहाँ पर हमारे पास n 2 है, गिवन है हमें। b हमारे पास क्या है, 1 है। a हमारे पास 0 है। 2 रेक्टेंगल्स बनना है तो 1/2 है। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट बनेगा 0.5 बनेगा। लेफ्ट रहमान सम है तो इसमें हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, मैं रेक्टेंगल्स बनाना लेफ्ट से स्टार्ट करूँगी। जैसे मैं यहाँ से रेक्टेंगल बनाऊँगी तो 0 और यहाँ तक ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा। क्योंकि इसमें लेंथ हमारे पास 0 है तो ये इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा। मैं दूसरा जो मतलब यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बनाऊँगी तो ये मेरे पास कुछ इस तरह, ये हमारे पास रेक्टेंगल कुछ इस तरह बनेगा। तो अब ये जो रेक्टेंगल मेरे पास बना है 1 पे, अब ये काउंट नहीं होगा पॉइंट, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट रहमान सम होता है उसमें हम लेफ्ट से स्टार्ट कर, जो लास्ट वन होगा वो काउंट नहीं होगा। लास्ट में हम इसका फार्मूला भी लिखेंगे, उसकी हेल्प से उसमें ये पूरा ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर f(x) है। अब x हमारे पास जो है ना वो किसी भी, क्योंकि हमने ये रेक्टेंगल बनाए हैं तो इन रेक्टेंगल की हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया में हमारे पास जो है लेंथ होती है और विड्थ होती है। तो लेंथ को जो है ये फंक्शन जो मतलब जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, और जो वैल्यू हम मतलब लेंगे वो हमारे पास जो विड्थ को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोअर सम में क्या करेंगे, 0.5 लिया है। अब हम इसमें फंक्शन हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमें ये गिवन है कि f(x) = x²। तो इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम इसमें 0.5 पुट करेंगे तो वो हमारे पास 0.5 प्रोडक्ट 0.5 तो हमारे पास 0.25 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.125। प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम फाइनल क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास 0.125 आ जाएगा। हमें अप्रोक्सीमेट एरिया कैलकुलेट करनी थी इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ को हमने इस इंटरवल में यूज़ किया जो कि 0 से 1 तक था। उसमें हमने रेक्टेंगल बनाए इस तरह से, और लोअर सम था तो हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया। जैसे ये काउंट किया, ये भी हमने काउंट किया 0 पॉइंट, क्योंकि टेबल हमने जो कैलकुलेट की थी वो 0 एंड 0.5 को लेकर की थी, तो ये दोनों काउंट हुए थे, ये 1 काउंट नहीं हुआ था। अब राइट सम में हम क्या करेंगे, जैसे कि 1 एंड 0.5 तो ये दोनों होंगे काउंट। तो हम इस तरह से जो टेबल कैलकुलेट करेंगे उसमें हमारे पास जो टेबल बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरह होगी कि उसमें हमारे पास यहाँ पर 0.5 एंड 1 की टेबल कैलकुलेट होंगी।
यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट होंगी। प्रोडक्ट करने के बाद जैसे यहाँ फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन ये था एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर में ये पुट करेंगे तो ये मेरे पास 0.25 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे तो ये मेरे पास कुछ 0.125 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इन दोनों को फाइनल ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.125, तो 1.125। अब यहाँ पर ये लोअर सम की हेल्प से हमने जो है इसके एरिया को हमने कैलकुलेट किया है। 38 MCQs का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन ए होगा, 0.125। 39 MCQs पे मूव करते हैं। हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है एट एवरी पॉइंट इन क्लोज इंटरवल, एन एंटी डेरिवेटिव है क्लोज इंटरवल में, तो देन हमारे पास इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये हमारे पास एक थ्योरम होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो इंटीग्रेशन होगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होगी। इसमें हमारे पास बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, ये इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। इट्स वेरी इजी। ये इंटीग्रेशन को हम एक फार्मूला की हेल्प से करेंगे। हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स पावर एन होगा उसकी जो है हम इंटीग्रेशन जस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस फॉर्मेट में ही है, ठीक है। और हमारे पास जो ये फंक्शन है एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स, इसकी अगर हम डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 1 आएगी, तो हम इस पे जो है ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह होगी, एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी। सिंप्लीफाई करें, एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। तो ये हमारे पास इसकी जो है इंटीग्रेशन आ रही है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ तक हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबकी सपोर्ट के लिए जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।